Now, friend, we will see here the second pillar of our preamble is given here socialistic. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, Constitution of India added in the 42nd Amendment the word socialist. यानी कि 1976 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस हुआ था और वो चेंजेस 42nd नंबर का अमेंडमेंट हुआ था, तो उसके कारण हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट जो वर्ड है वो वर्ड को ऐड कर किया गया था. मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया directly or indirectly show social revolution which brought social and economic equality and further the aim of welfare state. यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोस्ट ऑफ प्रोविजंस है वो प्रोविजंस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सोशल रिवॉल्यूशंस को दिखाते हैं या उसको प्रेजेंट करते हैं, और वो भी उसमें सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के साथ, और उसमें जो एम है वो एम वेलफेयर स्टेट का एम है जिसको हमें हासिल करना है. द प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न डायरेक्ट्स सोशल, इकोनॉमिक and political equality for citizens as given in the preamble. यानी कि सोशलिस्टिक पैटर्न में जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं वो सब प्रिंसिपल सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ प्रीएम्बल में दिए गए हैं. इट इज़ नाउ रिगार्डेड एज अ प्राइम फीचर ऑफ द स्टेट, एंड इन दिस वे वी कैन से दैट फ्रेंड हियर these things are considered as a prime feature or most important feature of our state. It reflects the fact that India is committed to secure social, economic, political justice for all its people. So in fact we can say all these things are reflect to our social security, economic, political justice for our people through this preamble. यानी कि ये जो थिंग्स है वो थिंग्स यानी कि ये जो प्रीएम्बल है वो प्रीएम्बल में क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, तो उसमें जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है पीपल के लिए, तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं. यानी कि उसमें से हमें ये मिल सकता है. इंडिया स्टैंड्स फॉर अबोलिशिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एज वेल एज फॉर सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेज एंड वेल्थ. यानी कि जो इंडिया है वो इंडिया हर एक जगह से एक्सप्लॉयटेशन जो है वो एक्सप्लॉयटेशन को दूर करने के लिए वो काम करती है, यानी कि उसको एबोलिश करने के लिए काम करती है, और साथ में उसको इनकम, रिसोर्स और वेल्थ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो, ऐसा उनका एफर्ट भी हुआ है. एनी वन पर्टिकुलर पर्सन शुड नॉट हैव पावर over all assets. Instead, everyone should have equal opportunity by getting facilities and provisions from society, and thereby eliminating the discrimination of rich and poor. So that means friend, here there are no any provision in which any one person can get all the rights for our country. यानी कि हमारी कंट्री में कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं दिया गया है कि जिसमें ऐसा हो कि किसी एक पर्सन को जो अथॉरिटी से, जो पावर से, वो सब उनको दे दिए जाए. यानी कि ऐसा कोई पावर ही नहीं है कि जिसमें किसी एक पर्सन को ये सब अथॉरिटी मिल सकती है, मगर उसकी जगह पे यहाँ पे ये दिया गया है कि हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल जो जस्टिस है वो जस्टिस मिले. यानी कि वो रिच हो या पुअर हो, वो गरीब हो या अमीर हो, वो सब में ये जो पावर्स है वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है. यानी कि उसमें किसी भी पर्सन के पास सभी पावर्स नहीं होते हैं, तो वो पावर्स को हमने हमारी कंट्री के जो लोग हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं. देयरफॉर वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट. तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सोशलिस्टिक डॉक्यूमेंट है. नाउ फ्रेंड, वी विल सी हियर
third number pillar of our preamble, which is given here, secularism. In the year 1976, by 42nd Indian Constitution Amendment, the word secular was inserted. इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, यानी कि 1976 में जो 42nd नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था उसके जरिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और प्रीएम्बल में ये सेक्युलर जो वर्ड है वो वर्ड को इंसर्ट किया गया था। और ये जो इंडिया है तो वो इंडिया एक सेक्युलर कंट्री उस वक्त बन गई थी। इंडिया कैन नेवर बिकम one particular religious country as per the provisions of the constitution. So our country never become only for one country, only for one religion according to our provisions of the constitution। यानी कि हमारी जो कंट्री है वो कंट्री किसी एक धर्म के लिए नहीं बनी हुई है, जिसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में दिखाया गया है। इंडिया डज नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर रिलीजन, यानी कि इंडिया किसी एक रिलीजन में वो फॉलो नहीं करती है, उसमें बिलीव नहीं करती है। सो द कंट्री नेवर प्रमोट्स एनी रिलीजियस एक्टिविटी। द कंट्री कैन नॉट इन्वॉल्व एनी सेक्युलर एक्टिविटी विथ रिलीजियस एक्टिविटी, यानी कि हमारी जो कंट्री है वो कंट्री किसी रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट नहीं करती है, और साथ में किसी भी सेक्युलर एक्टिविटी होती है या फिर किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी होती है तो उसमें भी वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। द सिटीजन ऑफ द कंट्री हैज़ ए फ्रीडम टू चूज his or her religion. That means, friend, here Indian citizens have a right to choose their religion. They are free. The country cannot discriminate a citizen on religious basis, यानी कि जो कंट्री है वो कंट्री को रिलीजियस के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजन्स आर गिवन without any religious discrimination. That means, friend, all the people have a right to get their political rights as well as job opportunity without any discrimination of religious। यानी कि हर एक पीपल को ये राइट है कि वो पॉलिटिकल राइट हो या फिर जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है तो वो उनको मिले, और वो भी किसी भी प्रकार की रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बिना। इन दिस वे secularism is the basic foundation and mandatory feature of the constitution। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्युलरिज्म है वो सेक्युलरिज्म जो हमारे जो फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर उनका जो फीचर है वो फीचर को यहाँ पे सही साबित करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सर्वधर्म समदृष्टि एंड सर्वधर्म समभाव are the principles incorporated in the constitution. So both of these principles are incorporated in our constitution. So no particular religion would be encouraged in any states, यानी कि इसके मुताबिक किसी भी स्टेट में किसी भी रिलीजन को एनकरेज नहीं किया जा सकता। There is no prohibition on any citizen to propagate his or her religious belief, trust and faith, यानी कि किसी भी सिटीजन के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रोहिबिशन नहीं रखा हुआ है कि अगर वो चाहे अपने रिलीजियस जो बिलीफ है, ट्रस्ट है या फेथ है उसको प्रोपोगेट करता है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रोहिबिशन नहीं रखा है। सो फ्रेंड, हियर वी हैव सीन the pillars of the preamble. So we have first seen the first pillar is a democracy, the second pillar is socialistic and third pillar is secularism. Today friend, we are going to learn the basic features of the constitution. The constitution which came into force on 26th January 1950 is considered as the largest, extensive and detailed written document. Given below are the basic and salient features of it.
So that means, friends, our constitution, which came into force or which came from implemented from 26th January 1950, and it is considered as the largest, extensive, and detailed written document of the world. Now, friend, we will see here some basic features of our constitution. So, first number is given here, written document. Except Britain and Israel, India, along with other nations of the world, have their constitution in written form. So that means, friends, except Britain and Israel, the rest of the countries of the world has a constitution in written form. That considering the social, geographical, diversified circumstances and pre-historical notions, the Constitutional Assembly has kept the drafted constitution in written form. So that means, friends, when our constitution has been framing at that time, our country's social and geographical diversifications were considered, and our country's prehistorical notions were also taken considered by our Constituent Assembly. Now, friends, we will see here second feature of our Constitution: size of the Constitution. Indian Constitution is divided into 22 sections comprising 395 articles and 8 appendices. So nowadays, these appendices are 12. The Constitution comprises provisions for state administration and states' interrelations, fundamental rights, principles for political policies, judiciary, election commission, government institutions, minorities, scheduled caste, and deprived groups. So, in our constitution, which types of provisions are given? So, as like here, you can see the list of the provisions: state administration and states interrelations, fundamental rights, principles for political policies, etc. So, these are provisions which are given in our constitution. Therefore, the Constitution of India is the largest, extensive, and detailed written document compared to the other constitutions. And that's why we can say that our constitution is the largest, extensive, and detailed written document with compare of other countries constitution. यानी कि इसलिए हम ये ऐसा कह सकते हैं कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाकी कंट्री की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बड़ा है, और वो भी डिटेल रिटन डॉक्यूमेंट में है. Now friend, we will see here single citizenship. In America, dual citizenship is given, one for United States of America and another for state citizenship. But in India, there is only single citizenship irrespective of any region or state of the country. So that means, friends, here American citizen can get two types of citizen, one from United States of America and another from state government, whereas in our country सिंगल सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन. यानी कि हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, जबकि अमेरिका में दो प्रकार की सिटीजनशिप होती है. ओनली सिटीजन्स ऑफ जम्मू कश्मीर हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, वन फॉर इंडिया एंड अनदर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर. यानी कि जम्मू कश्मीर जो है तो जम्मू कश्मीर में ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड होती है, और जो एक कंट्री की तरफ से और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से. मगर फ्रेंड, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखिए कि लास्ट ईयर जो 370 आर्टिकल हमारी कंट्री में से रिड्यूस हो गया है, जम्मू कश्मीर से ये आर्टिकल रिड्यूस हो गया है, इसके कारण अभी जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं तो उनको भी अभी सिंगल सिटीजनशिप ही मिलती है, और वो भी हमारी कंट्री की. नाउ फ्रेंड, वी विल सी हियर
Fourth number, the center with strong federal structure. India is a union of states. There is nowhere any reference of the word federal in the constitution. यानी कि इंडिया जो है वो इंडिया स्टेट्स का एक यूनियन है और फेडरल जो वर्ड है तो वो वर्ड हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में उसका कोई भी रेफरेंस दिया गया नहीं है। यूनियन ऑफ स्टेट्स इज़ द सेंटेंस यूज फॉर इंडिया, यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स तो ये हमारी कंट्री के लिए यूज़ किया गया हुआ एक सेंटेंस है। बाय द यूज ऑफ वर्ड यूनियन a permanent and irreversible relationship between union and its component states is indicated. So that means friends, here union is the word which is used for to show relationship between union and component states। यानी कि यहाँ पे जो यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है तो वो वर्ड का इस्तेमाल जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन तो दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप है और वो भी एक रिवर्सिबल रिलेशनशिप। तो ये जो रिलेशनशिप को दिखाने के लिए ये जो यूनियन है वो यूनियन वर्ड का यूज हुआ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नो स्टेट हैज़ अ राइट टू सीसीड इट, यानी कि इंडिया जो है वो इंडिया एक स्टेट का यूनियन है और किसी भी स्टेट के पास ये राइट नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो सके या इंडिया से सेपरेट हो सके। Thus, India is a union of states, yet it has some elements of federal government. In Indian Federation, there are two sets of governments, the union government and the state governments. That means, friend, in our country, there are two types of government set. One is a union government and second one is the state governments। यानी कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट के जो स्टेट सेट है तो वो दो प्रकार के सेट है। एक है यूनियन गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है कि जो पूरे कंट्री के ऊपर अपना जो रूल है वो रूल करती है, और सेकंड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट है कि जो पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर ही अपना जो रूल है वो रूल करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ क्लियरली मार्क एरियाज ऑफ फंक्शनिंग फॉर बोथ द काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स, यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि कौन सी गवर्नमेंट को कौन सा वर्क करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट्स द पावर्स of the central and the state governments into different lists of subjects। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में जो पावर्स है वो पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट नंबर इज गिवन हियर यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट comprises 97 subjects of national importance like defense, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communication, post and telegraph are included in the union list। So that means friend, here in the union list there are 97 subjects, and subjects as like defense, foreign affairs, atomic energy, banking, railway, communication, post and telegraph. So these are examples of union list subjects। In short, we can say if there is necessary to take a decision regarding such subjects, union government has right to take a decision। यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया है तो वो सब्जेक्ट्स के बारे में कोई भी डिसीजन लेना है तो यूनियन गवर्नमेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इसके बारे में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। Now friend, we will see here second number list, state list। The state list comprises 66 subjects, यानी कि स्टेट लिस्ट में टोटल 66 सब्जेक्ट्स हैं। द स्टेट लिस्ट comprises of those important subjects on which the state legislature house can pass laws। यानी कि स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है कि जो इम्पोर्टेंट है और उनके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर हाउस यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है तो वो किसी भी लॉ को पास कर सके और ये जो रूल्स है वो बना सके। तो इसके लिए जो स्टेट लिस्ट में ऐसे इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व किया गया है।
subjects like law and order, state government institutions, agriculture and irrigation, health, land, interstate ट्रेड एंड कॉमर्स आर इंक्लूडेड। यानी कि ये जो सब्जेक्ट्स थे तो ये सब्जेक्ट्स को स्टेट लिस्ट में इन्वॉल्व किया है कि जिसमें जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट उसके बारे में डिसीजन ले सके। If there is a failure of the law and order in the state, the union government, with consent or against the will of the state, can send reserve police force। यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में फेल हो जाती है तो उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट जो है वो यूनियन गवर्नमेंट उनके खिलाफ जाकर यानी कि उनके अगेंस्ट में जाकर वहाँ पे रिजर्व पुलिस फोर्स जो है तो वो वहाँ पे वो भेज सकती है और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो लॉ एंड ऑर्डर को वहाँ पे ठीक से मेंटेन हो सके या फिर ठीक से मेंटेन करा सके। Third number, concurrent list. In addition to this, the Constitution provides for a third list that is called the concurrent list, which consists of subjects of common concern both to the center and the state governments। यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन में ये थर्ड टाइप का जो लिस्ट दिया गया है तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट कहा जाता है कि जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है तो वो दोनों के पास पावर से अथॉरिटी है कि उनके लिए जो डिसीजन है वो डिसीजन वो ले सके। द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉज ऑन दिस सब्जेक्ट्स। यानी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ये अथॉरिटी है पावर से कि वो इसके बारे में जो लॉ है तो वो लॉ को फ्रेम कर सके। द कंकरेंट लिस्ट हैज़ 47 सब्जेक्ट्स। This list includes subjects like criminal and civil procedure, marriage and divorce, education, economic planning, trade union, etc. So here 47 subjects are included in concurrent list, and which types of subjects are included is like criminal and civil procedure, marriage and divorce, education, economic planning, trade union, etc. So these subjects are included in concurrent list. Residuary powers. The subjects which are not specifically allotted to union or state are included in residuary powers. So those subjects which are not specifically allotted to union as well as state, so these are included in residuary powers. Matters that are not included in the division of powers are known as residuary powers. So those matters are not included in the division of powers are known as residuary powers. The central government is given the power to legislate on these residuary subjects। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उन्होंने ये जो पावर है वो पावर को लेजिस्लेट को दिया गया है कि वो रेसिड्यूरी जो सब्जेक्ट्स है उसको इंक्लूड कर सके। द फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज डन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का होता है तो वो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के बीच में होता है। एक्साइज एंड कस्टम, export, import, income tax, all these major taxes are decided by central government, while sales tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, which are having meager financial resources, are decided by state government. So friend, here given excise and custom, export, import, income tax, all these taxes are decided by central government, whereas sales tax, revenue tax, entertainment tax, educational tax, etc. are decided by the state government. Fifth number, unified arrangement during crisis. There are three provisions for emergencies in Constitution of India। यानी कि फ्रेंड हमारी कंट्री में तीन प्रकार की इमरजेंसीज की प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। फर्स्ट,
national emergency. So, national emergency can be declared at the time of war, external attack or armed rebellion. जो नेशनल इमरजेंसी है वो नेशनल इमरजेंसी वॉर के वक्त हमारी कंट्री में डिक्लेयर हो सकती है या फिर इम्पोज हो सकती है। और जब भी कोई एक्सटर्नल अटैक होता है या फिर आर्म रिबेलियन हमारी कंट्री में शुरू होता है तो उस वक्त नेशनल इमरजेंसी को हमारी कंट्री में इम्पोज किया जा सकता है या उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। Second number, due to law and order breakdown, the state cannot function according to the constitution. So constitutional emergency is declared. Second type emergency is constitutional emergency. This emergency is implemented or imposed during the law and order breakdown if or if any state government cannot function according to our constitution, so at that time constitutional emergency can be declared in our country or in the state. Third number, due to increase in prices, there is a monetary value erosion. At that, financial emergency is declared. So here friend, third type emergency is a financial emergency. यानी कि यहाँ पे जो तीसरी टाइप की जो इमरजेंसी है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है और वो उस वक्त इम्पोज की जाती है कि जब हमारी कंट्री में जो प्राइसेस है वो प्राइसेस बढ़ती रहती है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन मोर पावर्स टू डील विथ दीज इमरजेंसीज, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दी गई है कि ये जो इमरजेंसीज है तो वो इमरजेंसीज को किस वक्त किस तरह से वो लगाए। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इंडिया इज ऑलमोस्ट टर्न इनटू अ यूनिटरी सिस्टम, यानी कि जब भी इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होती है तब हमारी जो कंट्री है वो लगभग पूरी तरह से वो एक यूनाइटेड सिस्टम में आ जाती है। सिक्स नंबर, पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया हैज़ ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम अथॉरिटी रिप्रेजेंटिंग पीपल। So India has a parliamentary system of governance, and in the parliamentary system the parliament is a supreme authority which is representing to the common people. The legislature at the union is the parliament, यानी कि जो लेजिस्लेचर है हमारी यूनियन का, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो पार्लियामेंट है। द पार्लियामेंट इज बाइकैमरल मीन्स इट हैज़ टू हाउसेस, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, यानी कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट दो अलग अलग हाउसेस में डिवाइड की गई है। और वो जो हाउसेस है तो एक जो है तो अपर हाउस है और दूसरी जो है तो वो लोअर हाउस है। अपर हाउस इज कॉल्ड राज्यसभा, लोअर हाउस इज नोन एज लोकसभा, यानी कि जो अपर हाउस है तो अपर हाउस को हम राज्यसभा कहते हैं और लोअर हाउस को हम लोकसभा कहते हैं। दो द गवर्नमेंट इज कैरीड ऑन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट एट द यूनियन एंड द गवर्नर इन द स्टेट्स, actual administration is carried by the Council of Ministers headed by the Prime Minister at the Union and the Chief Minister in the states, यानी कि हमारी गवर्नमेंट में जो भी काम होते हैं तो वो प्रेसिडेंट के नेम से होते हैं जो यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं, और जो भी काम स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं तो वो गवर्नर के नेम से होते हैं। मगर उसमें जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करते हैं तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में रहकर करते हैं, और जो चीफ मिनिस्टर के अंडर में रहकर काम करते हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट में करते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर दैट कंप्राइजेस रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है तो वो एक रिस्पॉन्सिबल है जो लेजिस्लेचर के लिए,
कि जिन जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे हम हमारे जैसे कॉमन मैन के लिए, हम हमारे जैसे कॉमन लोगों के लिए। द प्रेसिडेंट सिलेक्ट्स 12 people who are experts and experienced from various fields for राज्यसभा। यानी कि जो प्रेसिडेंट हमारे होते हैं तो उनके पास अथॉरिटी होती है कि वो 12 पीपल को इलेक्ट करे या सिलेक्ट करे, और वो अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट हो और एक एक्सपीरियंस पर्सन हो कि जिसको राज्यसभा में भेजा जा सके। Rajya Sabha is a permanent house in which one-third members retire every 2 years, the same number of member for election। यानी कि राज्यसभा जो है तो वो एक परमानेंट हाउस है और उसमें से 1/3 मेंबर्स जो है तो वो एवरी 2 years यानी कि हर 2 साल के बाद वो रिटायर होते हैं और उनके लिए जो इलेक्शन है वो इलेक्शन होते हैं। Thus, each member has 6 years of tenure in राज्य सभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स। यानी कि इस तरह से हर एक मेंबर को 6 years का जो टाइम पीरियड मिलता है जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। द पावर्स ऑफ राज्यसभा आर लेस कंपेयर टू द लोकसभा विच इज स्पेशल सुपीरियर एंड डिसिसिव। यानी कि राज्यसभा के जो पास जो पावर्स है वो लोकसभा से कम होते हैं। राज्यसभा कैन नॉट बी कम्प्लीटली डिसॉल्व। यानी कि राज्यसभा को कभी भी हम कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कि लोकसभा 5 years के बाद डिसॉल्व हो जाती है, उस तरह से राज्यसभा कम्प्लीटली डिसॉल्व नहीं होती है। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी। The Constitution has provided for the establishment of an independent and impartial judiciary। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें इंडियन सिटीजन्स को एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी जो है तो उसको एस्टेब्लिशमेंट करने की एक फैसिलिटी जो है तो वो प्रोवाइड की है। देयर इज ए सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप, देन देयर आर हाई कोर्ट्स एट स्टेट्स एंड अंडर इट्स jurisdiction are the district courts at district level, and at the तालुका level there are local and special courts। यानी कि सबसे ऊपर जो होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट होती है और उसके बाद हर एक स्टेट में हाई कोर्ट होती है और उसके अंडर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो है तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में होती है और साथ में तालुका लेवल पे तालुका कोर्ट्स होती है, स्पेशल कोर्ट्स भी होती हैं। The judgments of the Supreme Court are binding to all the subordinate courts of the nation। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो जजमेंट उनके नीचे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट से हमारी कंट्री के सभी जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट से तो उसको बाइंडिंग करते हैं, यानी कि उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, matters relating to constitution and interpretation of statutes, the final decision is vested with Supreme Court। यानी कि जब भी यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग उसके जो प्रोविजंस के रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फाइनल डिसीजन अगर लेना होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास वो डिसीजन की अथॉरिटी है। द सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एंड गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट को एक प्रोटेक्टर की तरह और एक गार्डियन की तरह देखा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है और उसको एक गार्ड भी करती है।